वेलकम बच्चों इन दिस अनदर लेक्चर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। आज हम फाइलम एस्केहेलमिन्थीज के बारे में बात करेंगे। इस फाइलम को दो और नामों से जाना जाता है। इसे हम निमेटोडा भी कहते हैं और इस फाइलम को हम निमेटहेलमिन्थीज भी कहते हैं। बच्चों, इस फाइलम के जितने भी मेंबर्स हैं उन्हें हम राउंड वर्म्स कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इससे पहले वाला जो फाइलम था प्लेटीहेलमिन्थीज, उसके जो मेंबर्स थे उन्हें हम फ्लैट वर्म्स कहते हैं, लेकिन इस फाइलम के जो मेंबर्स हैं उनको हम राउंड वर्म्स कहते हैं, क्योंकि बेसिकली ये इस तरह से इनकी वर्म लाइक बॉडी होती है, वर्म की तरह दिखते हैं ये। और जब आप इसका यहाँ से ऐसे क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो क्रॉस सेक्शन काटने के बाद इनकी जो बॉडी है वो इस तरह से राउंडेड शेप की दिखाई देती है। अंदर इसमें एक एलिमेंट्री कैनाल भी होगी ये इस तरह से। तो ये रीज़न है कि क्रॉस सेक्शन में ये सभी राउंड दिखाई देते हैं एंड वी कॉल देम राउंड वर्म्स। ये कॉमनली राउंड वर्म्स के नाम से जाने जाते हैं। और जैसा कि हम नॉर्मली बात करते हैं, सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे हैबिट एंड हैबिटेट। आपको सीक्वेंस जो है वो बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए। तो बच्चों, इस मेंबर के जो इस फाइलम के जो मेंबर्स हैं वो मोस्टली पैरासाइट्स हैं, पर इनमें कई सारे फ्री लिविंग भी है, यानी कि जो पैरासाइट्स नहीं हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो पैरासाइट्स हैं वो एनिमल्स में तो पैरासाइट हैं ही हैं, ये जो निमेटोड्स होते हैं ये कई बार प्लांट्स में भी पैरासाइट्स होते हैं। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, इसे हमें ध्यान रखना है कि दे आर ऑल्सो पैरासाइट्स इन प्लांट्स। और जो फ्री लिविंग है वो फ्री लिविंग फिर सॉइल में भी पाए जा सकते हैं, यानी कि वो टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और वो एक्वेटिक भी हो सकते हैं। तो ये रहा इनका पॉइंट हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में, कि दो तरह के ये हो सकते हैं, या तो पैरासाइट्स होंगे या फिर ये फ्री लिविंग्स होंगे। और अगर ये पैरासाइट्स हैं तो पैरासाइट्स फिर ये प्लांट्स में भी हो सकते हैं, एनिमल्स में भी हैं। कई सारे निमेटोड्स ऐसे हैं जो सॉइल में प्लांट्स की जो रूट्स होती है उनमें एंटर कर जाते हैं और वहाँ पर पैरासिटिक लाइफ लीड करते हैं। और एनिमल्स में तो ये होते ही हैं। और कई ऐसे भी हैं जो पैरासाइट्स नहीं हैं, यानी कि वो फ्री लिविंग हैं, तो वो टेरेस्ट्रियल ज़मीन पर भी रह सकते हैं और वो एक्वेटिक भी हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। जैसा कि हम हैबिट एंड हैबिटेट के बाद बात करते हैं बेसिक फीचर्स की। तो जो बेसिक फीचर्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं बिल्कुल बच्चों। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, यानी कि इनमें तीनों जर्म लेयर्स है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। अब आगे के जितने भी फाइलम है वो सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। प्लेटीहेलमिन्थीज से ट्रिप्लोब्लास्टिक की शुरुआत हुई थी, प्लेटीहेलमिन्थीज से ट्रिप्लोब्लास्टिक की शुरुआत हुई थी। मेसोडर्म पहली बार प्लेटीहेलमिन्थीज में आई है और उसके बाद आगे के जितने भी फाइला हैं वो सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक रहेंगे। सिमेट्री जो है इनमें बाईलेटरल है, इसकी भी शुरुआत प्लेटीहेलमिन्थीज से हो चुकी थी, तो बाईलेटरल सिमेट्री होगी इनमें। और जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल। और आगे के जितने भी फाइला हैं उनमें सभी में ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। सिलोम अभी भी नहीं है, पर इनकी बॉडी में एक फॉल्स सिलोम है, तो दे आर सूडोसिलोमेट। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, दे आर सूडोसिलोमेट। और प्रोटोस्टोमिया में इंक्लूडेड हैं, प्रोटोस्टोमिया में आएंगे ये। बॉडी इनकी अनसेगमेंटेड है, सेगमेंटेशन अभी नहीं है। सेगमेंटेशन मैंने आपको बताया सिर्फ 3 फाइला में मिलेगा, एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडा में और कॉर्डेटा में। तो अनसेगमेंटेड बॉडी है। और एक नया टर्म जो अब यहाँ से शुरुआत हो रहा है कि दे हैव गॉट ए ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो मैं अभी आपको इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये इनके बेसिक फीचर्स हो गए। एक बार रिपीट कर लें हम। ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, यानी कि 3 जर्म लेयर्स हैं। बाईलेटरल सिमेट्री है, होगी अब
प्लेटीहेलमिंथेस के बाद सभी में बायलैटरल है। ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। सिलोम की अभी ट्रू सिलोम नहीं है, दे हैव गॉट ए फॉल्स सिलोम, सूडोसिलोमेट है ये। प्रोटोस्टोमिया है, यानी कि इनमें जो ब्लास्टोपोर है उससे माउथ बनेगा। सेगमेंटेशन नहीं है, बॉडी इज़ नॉट डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, और दे हैव गॉट ए ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो बॉडी प्लान अभी मैं आपको समझाऊंगा कि ये ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान क्या होता है, पर इससे पहले मैं आपको थोड़ा रिवीजन दे दूं कि पोरीफेरा में सेल एग्रीगेशन टाइप का बॉडी प्लान रहेगा। पोरीफेरा, टीनोफोरा और प्लेटीहेलमिंथेस में ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, यानी कि उनमें माउथ है और उनमें एनस एब्सेंट थी। अब यहाँ से जो प्लान शुरू होगा वो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, आगे सभी फाइला में यही रहेगा। मैं थोड़ी देर में उसको डिस्कस करूँगा। आगे बढ़ते हैं हम। इनका जो रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स है एस्केलमेंथिस का, जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, यहाँ ये मैंने आपको एस्केरिस के बारे में बताया है। दो आपको यहाँ ये वर्म लाइक एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों एस्केरिस हैं। और इसमें से ये जो हमारे पास डायग्राम ए है और इधर मैं ले लेता हूँ डायग्राम बी, तो जो ए है वो मेल एस्केरिस का है। ये देखो मैंने यहाँ बना रखा है, ये मेल एस्केरिस है। और जो डायग्राम बी है वो फीमेल एस्केरिस का बना रखा है। और आप बच्चों ये ध्यान रखना है कि इस फाइलम के जो मेंबर्स होंगे वो सभी यूनिसेक्सुअल हैं। पहली बार यूनिसेक्सुअल एनिमल्स एज ए ग्रुप आए हैं। इससे पहले पोरीफेरा में सारे हर्मेफ्रोडाइट्स हैं, सिलेंट्रेटा में भी हर्मेफ्रोडाइट्स होते हैं, टीनोफोरा में भी हर्मेफ्रोडाइट्स हैं, लेकिन प्लेटीहेलमिंथेस में भी हर्मेफ्रोडाइट्स हैं। सिर्फ इतना सा फ़र्क मैंने आपको प्लेटीहेलमिंथेस में बताया था। कुछ एक एग्जाम्पल थे जो यूनिसेक्सुअल थे, जैसे शिस्टोसोमा, वो यूनिसेक्सुअल। पर यहाँ से अब आपको ध्यान रखना है कि एस्केहेलमिंथेस में एस के सारे मेंबर जो होंगे वो यूनिसेक्सुअल होंगे, यानी इनके सेक्सेस सेपरेट होंगे, मेल और फीमेल एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होंगे। और एक और ख़ास बात यहाँ पर ये कि इनमें, यहाँ एक टर्म यूज़ कर रहा हूँ बच्चों में, कि इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी होता है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी प्रेजेंट है। क्या मतलब हुआ बच्चों? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब ये हो गया कि अगर मेल और फीमेल जो ऑर्गेनिज्म हैं किसी स्पीशीज़ के, वो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट हैं, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट है, आप उनको देखकर बता सकते हो कि हाँ ये मेल है, ये फीमेल है। देखने से पता चल जाए, बाहर की मॉर्फोलॉजी को देखने से पता चल जाए, तो इसका मतलब उनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट है। जैसे ह्यूमंस में हम आराम से देखकर बता सकते हैं कि कौन मेल है कौन सा फीमेल है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बेसिस पर पता चल जाता है। फीमेल हैज़ गॉट ब्रेस्ट, और जो उसके एक्सटर्नल जेनाइटेलिया हैं वो डिफरेंट है। मेल में जो है पेनिस है और स्क्रोटम होता है। तो इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी देखने से पता चल जाता है। इवन बर्ड्स में हमको पता चल जाता है कि कौन सी मेल है, उनके फेदर्स के कलर्स डिफरेंट होते हैं। तो इस प्रकार हमको ये कह सकते हैं कि अगर आप बाहर से किसी एनिमल को देख लें और देख के बता दें कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है, तो हम कहेंगे कि उनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट है। मीन्स मेल एंड फीमेल आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट। तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, दैट मेल इंडिविजुअल एंड फीमेल इंडिविजुअल आर morphologically different या डिस्टिंक्ट। अब एस्केरिस में भी हमको ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। इसमें आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आते भी हैं कि जो मेल एस्केरिस होते हैं वो कंपैरेटिवली शॉर्ट होते हैं, और जो फीमेल एस्केरिस होती है वो उनकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है, तो वो लॉन्ग है। ये आप देख सकते हो कि जो फीमेल है यहाँ पर उसकी लंबाई इतनी ज़्यादा है और मेल जो हैं वो थोड़े से शॉर्ट होते हैं। एक फ़र्क ये रहेगा। दूसरा फ़र्क ये रहेगा कि जो मेल होते हैं उनका पोस्टीरियर एंड कर्व्ड होता है। आप देखिए इनका पीछे वाला एंड जो है ये इस तरह से इसमें कर्व्ड है, तो ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पोस्टीरियर एंड कर्व्ड होता है। और फीमेल में जो पोस्टीरियर एंड है वो स्ट्रेट है। तो आपको ये दूसरा डिफरेंस ध्यान रखना है कि जो फीमेल में पोस्टीरियर एंड है वो स्ट्रेट है कंपैरेटिवली, उसमें इस तरह का कोई कर्वेचर नहीं होता है। तीसरा आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप ध्यान से देखो यहाँ, तो ये हमारे पास मेल एस्केरिस है और इसमें यहाँ पीछे की तरफ ये दो छोटे छोटे
सीटें आपको दिखाई दे रहे हैं, दो छोटे छोटे आपको कांटे जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, और इन्हें हम पेनियल सीटें कहते हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज पेनियल सीटें। तो बच्चों ये जो पेनियल सीटें होते हैं, इनमें जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा उस समय ये पेनियल सीटें फीमेल जेनाइटल ओपनिंग जो होगी उसको खोलने में हेल्प करेंगे और कॉपुलेशन में स्पर्म के ट्रांसफ़र में हेल्प करते हैं ये। तो ऑब्वियसली ये सिर्फ मेल में होते हैं और फीमेल में इस तरह के पेनियल सीटें एब्सेंट है। तो ये और इस पेनियल सीटें को देखकर भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। तो जो तीसरा डिफरेंस हो जाएगा वो ये ध्यान रखना है कि पेनियल सीटें प्रेजेंट, और इधर आप लिखेंगे कि पेनियल सीटें एब्सेंट। तो इस तरह से आप यहाँ पर इनको देख के बता सकते हो कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। और अगर ऐसा पता चल जाए देखने से कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है, तो हम कहेंगे कि इन एनिमल्स में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट है। आगे बढ़ते हैं, इनकी एनाटोमी के बारे में, बाहर की मॉर्फोलॉजी के बारे में थोड़ी सी बात करें तो देखो बच्चों, दोनों में ये यहाँ पे एंटीरियर मोस्ट एंड पर यहाँ माउथ है, और जो पीछे वाला एंड होता है उस पीछे वाले एंड पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये इसमें एनस है। देखो एनस पहली बार आई है, तो इस तरह से पीछे की तरफ एनस है, और यहाँ पर भी पीछे की तरफ एनस है। लेकिन अब एक नई चीज़ और आपके सामने यहाँ आ रही है, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों, और उसके बाद मैं इस एनस के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करूँगा। एक हमें एक्स्ट्रा पेज की रिक्वायरमेंट है, तो हम एक पेज ले लेते हैं और उसके बाद उस बारे में बात करते हैं। देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि किसी भी एनिमल की बॉडी में, मैं ह्यूमन का एग्जांपल लेके चलता हूँ, जस्ट डायग्राम ह्यूमन का बना रहा हूँ, पर आप ध्यान से समझना इस चीज़ को, नया कुछ टर्म आपके लिए आ रही है। हम जानते हैं कि ये किसी भी एनिमल की एलिमेंट्री कैनाल है, और एलिमेंट्री कैनाल जहाँ बाहर जाके खुलती है उस ओपनिंग को हम एनस कहते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है। इसके अलावा जो दूसरी ओपनिंग होती है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की ओपनिंग होती है। तो जैसे मैं ये ह्यूमन डायग्राम वाले ह्यूमन का बना रहा हूँ, लेकिन आपको इन जनरल एनिमल किंगडम के लिए, ये जैसे ब्लैडर है और ब्लैडर के बाहर ये यहाँ पर ओपनिंग है, तो ये जो ओपनिंग होती है बच्चों, इसको हम एक्सक्रीटरी पोर कहते हैं। और इसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जैसे टेस्टिस हैं, वहाँ से स्पर्म्स अगर बाहर निकलते हैं तो बाहर की जो ओपनिंग होगी उस ओपनिंग को हम मेल गोनोपोर कहते हैं, मेल गोनोपोर। और अगर कोई फीमेल है और वहाँ से ओवरी और वहाँ से ओविडक्ट्स और वहाँ से फिर एग्स अगर बाहर आ रहे हैं, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की जो बाहर ओपनिंग होगी उस ओपनिंग को हम फीमेल गोनोपोर कहते हैं। ये एनिमल किंगडम में इस तरह का टर्मिनोलॉजी चलेगी। अब आपने ये देख लिया बच्चों, तो अब आप ध्यान से समझिए कि देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो जाती है, इसको एक तरफ रख लेते हैं हम। एक पॉसिबिलिटी तो हमारे पास ये है कि किसी एनिमल की बॉडी में ये तीनों ओपनिंग सेपरेट हो। जैसे ह्यूमन में मेल के केस में, फीमेल के केस में ऐसा ही होता है। फीमेल में एनस की ओपनिंग सेपरेट है, यूरेथ्रा जहाँ से यूरिन आएगा उसकी ओपनिंग सेपरेट है, और जो वेजाइना है जहाँ से बेबी की डिलीवरी होती है वो ओपनिंग सेपरेट है। ओके बच्चों, ये तीनों ओपनिंग सेपरेट है। मेल की बात करें ह्यूमन में, तो ह्यूमन में एनस की तो सेपरेट है, लेकिन यूरेथ्रा और जहाँ से सीमन बाहर आएगा उसकी ओपनिंग कॉमन है। चलो कोई बात नहीं, ये कॉमन है। अब मैं आपको यहाँ एक बात बता रहा हूँ कि अगर किसी एनिमल में एलिमेंट्री कैनाल की ये जो ओपनिंग है इससे ठीक पहले अगर कोई भी दूसरी डक्ट आ जाए इसमें, ये देखिए जैसे मैं यहाँ पे ये बना रहा हूँ कि अगर कोई भी दूसरी डक्ट आ जाए यहाँ पे और फिर ये दोनों एक साथ बाहर खुलेंगे, तो सबसे पहले तो बता दूँ कि यहाँ पर एक कॉमन चैम्बर बनेगा। इस कॉमन चैम्बर को हम क्लोएका कहेंगे, और इसकी बाहर की ये जो ओपनिंग होगी इसको हम सिंपली
क्लोएकल ओपनिंग कहेंगे, इसको हम क्लोएकल ओपनिंग कहेंगे, ओपनिंग ऑफ क्लोएका। ये एक नया वर्ड आया है आपके सामने, क्लोएका। क्या मतलब होता है क्लोएका? क्लोएका का मतलब शॉर्ट में हम बात करें तो कॉमन ओपनिंग को कहते हैं। अब यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि किस कॉमन ओपनिंग को हम क्लोएका बोल सकते हैं। तो क्या तीनों आके खुले वहाँ या कोई दो हो, तो मैं रूल जनरल है, बिल्कुल क्लियर है कि एक ओपनिंग उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम की होनी चाहिए, और उसके साथ अगर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी आके मिल जाए, उसके साथ एक्सक्रीटरी ट्यूब जो है वो भी आके मिल जाए, और फिर तीनों बाहर खुल रहे हों, तब भी उसे हम क्लोएका कहेंगे। लेकिन अगर तीनों नहीं खुल रही है, जैसा कि ये मेरे पास डायग्राम, इस डायग्राम में मैंने आपको बताया यहाँ तीन ओपनिंग नहीं है, ये दो ओपनिंग है, दो भी होगी तब हम इसे क्लोएका ही कहेंगे। इसमें ऐसा भी पॉसिबल है कि एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग हो जाए और दूसरी उसमें रिप्रोडक्टिव ओपनिंग हो जाए, तो भी इस कॉमन ओपनिंग को हम क्लोएका कहेंगे। इनमें जो एक्सक्रीटरी डक्ट की ओपनिंग होगी वो सेपरेट हो जाएगी, पर इस कॉमन ओपनिंग को तो हम क्लोएका कहेंगे ही कहेंगे। सो व्हाट यू मीन बाय क्लोएका? इट इज़ अ कॉमन चैम्बर, कॉमन ओपनिंग है ये, जिसमें से एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग होगी और दूसरी जो है या तो डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्सक्रीटरी सिस्टम की डक्ट आके खुल सकती है वहाँ पे, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डक्ट आके खुल सकती है, या दोनों ही आके खुल सकती है। तीनों भी पॉसिबल है या कोई भी दो पॉसिबल है, पर कोई भी दो में एक चीज़ ध्यान रखना है कि एक ओपनिंग डाइजेस्टिव सिस्टम की होनी ही चाहिए। अब मैं जैसे ह्यूमन में आ जाता हूँ, ह्यूमन में मेल की बात करता हूँ। फीमेल में तो देखो बच्चों तीनों ही ओपनिंग सेपरेट है, तो क्लोएका एब्सेंट है उनमें। मेल में एनस की ओपनिंग सेपरेट है, और जो पेनिस है वहाँ पे यूरिन की ओपनिंग भी है और वहीं से सीमन की ओपनिंग भी है, सीमन भी वहीं से बाहर आ रहा है। तो क्या हम पेनिस की जो ओपनिंग होगी उसको क्लोएकल ओपनिंग कहेंगे? तो आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग नहीं है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग जब तक नहीं होगी हम उसको क्लोएका नहीं कहेंगे। और अगर तीनों ओपनिंग सेपरेट है किसी एनिमल में तो ठीक है, फिर तो क्लोएका ऑल टुगेदर एब्सेंट ही है। तीनों ओपनिंग सेपरेट है तो उनको हम अलग अलग नाम से जानेंगे, एक को एनस बोलेंगे, एक को एक्सक्रीटरी पोर बोलेंगे और एक को गोनोपोर बोलेंगे। लेकिन अगर एक डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग हो और दूसरी उसके साथ एक्सक्रीटरी या रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओपनिंग आ जाए या दोनों ही आ जाए, तो फिर जो ओपनिंग बनेगी उस ओपनिंग को हम क्लोएकल ओपनिंग कहेंगे, और ओपनिंग से ठीक पहले जो एक कॉमन चैम्बर बनेगा उस कॉमन चैम्बर को हम क्लोएका कहेंगे। तो अब ये मैं यहाँ पर अभी क्यों बताने बैठा हूँ आपको, तो आप पीछे आ जाओ इस डायग्राम पे। ये हमारे पास यहाँ पे फीमेल एस्केरिस है, इसमें यहाँ पर इनका एक्सक्रीटरी पोर है, मतलब यहाँ से नाइट्रोजिनस वेस्ट और आम बोलचाल की भाषा में इनका जो यूरिन है वो बाहर निकलेगा। ये तो हो गया एक्सक्रीटरी पोर। इसके ठीक पीछे इस फीमेल का फीमेल गोनोपोर है, जहाँ से अंडे बाहर निकलेंगे। तो इसका मतलब ये ओपनिंग सेपरेट है एक्सक्रीटरी पोर की, फीमेल गोनोपोर की ओपनिंग भी सेपरेट है। तो पीछे एंड में जो डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग होगी यहाँ पे, ये इसकी बच्चों एनस हो गई। करेक्ट, वेरी गुड। अब मेल में बात करते हैं। मेल में बच्चों यहाँ पर आपको एक्सक्रीटरी पोर तो दिख रहा है, लेकिन इसमें कहीं यहाँ मैंने मेल गोनोपोर नहीं बनाया जहाँ से स्पर्म बाहर निकलते होंगे, तो कि यहाँ से निकलते ही नहीं है। इसके इस पोस्टीरियर एंड में यहाँ पीछे आ जाते हैं, इसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम आ रही है, ये जैसे इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, और फिर इसी के साथ इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आगे जुड़ जाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और दोनों फिर यहाँ पर एक साथ बाहर खुलेंगे। ये देखिए आप, दोनों एक साथ बाहर खुलेंगे। तो ऐसे में ये जो ओपनिंग है मेल में, इसको हम क्लोएका कहेंगे, क्योंकि इसमें एक ओपनिंग किसकी हो गई है? डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि एक ओपनिंग तो हो रही है डाइजेस्टिव सिस्टम की, और जो दूसरी ओपनिंग हो रही है वो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, वो वहाँ से स्पर्म्स बाहर आएंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दिस इज़ अनदर डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल एस्केरिस। ये मैं आपको बता देता हूँ कि फीमेल में सेपरेट ओपनिंग होती है, सारी सेपरेट ओपनिंग्स प्रेजेंट,
और ऑब्वियसली अगर ओपनिंग सेपरेट है तो क्लोएका एब्सेंट है, और जो मेल है उसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो ओपनिंग है यहाँ पर, ये क्लोएका की ओपनिंग है और क्लोएका प्रेजेंट। तो बच्चों ये मैंने आपको एस्केरिस की मॉर्फोलॉजी के बारे में बताया कि मेल एस्केरिस कैसा दिखता है, फीमेल एस्केरिस कैसे होते हैं, दोनों में क्या मॉर्फोलॉजी का मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो हाँ, ये कुछ डिफरेंसेस जो हैं वो मैंने आपको यहाँ बताया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम इसकी मॉर्फोलॉजी के बाद हम बॉडी वॉल की बात करेंगे। तो हाँ, बॉडी वॉल की बात करने से पहले एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे ये हमारे पास कोई एस्केरिस है, मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, और हम तो जानते हैं कि ये यहाँ पर इसमें माउथ होगा। तो जिधर से ये माउथ अभी ऊपर से अगर हम इसको देखें, यहाँ से अगर हम माउथ को देखें फ्रॉम दैट व्यू कि इधर से इसको देखा जाए तो ये कैसा दिखेगा। आपको आया समझ में? ये थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि अगर माउथ को आप यहाँ से देखें, इसके सामने से फ्रंट से देखें तो माउथ कैसा दिखेगा। तो ये लेफ्ट में आपको ये जो डायग्राम बनाया है, डायग्राम नंबर ए, जिसको मैंने नाम दे दिया है, ये बच्चों इसका फ्रंट से इसका माउथ है। देखो सेंटर में ये इसका माउथ दिखाई दे रहा है, सेंटर में इसका हमें ये माउथ दिखाई दे रहा है। ट्राई रेडिएट है, बिल्कुल गोल गोल माउथ नहीं है, 3 रेडिएशन जैसा है। बीच में ये पूरा हिस्सा ओपन हिस्सा है, और यहाँ पे 3 लिप्स आपको दिखाई दे रहे हैं। एक जो है वो डोर्सल लिप है, हमारे पास 2 ही लिप्स होते हैं, इसके पास 3 है। और ये जो दोनों हैं ये वेंट्रो लेटरल लिप्स हैं। वेंट्रो मतलब नीचे वाली साइड हो गई, वेंट्रल साइड, और लेटरल मतलब लेटरल साइड जो हमारी होती है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ मेरे अर्ली जो लेक्चर्स हैं वहाँ पर, कि डोर्सल साइड कौन सी होगी, वेंट्रल साइड कौन सी होती है। तो ये यहाँ पर लिप्स हैं, और इन 3 लिप्स के बीच में ये जो सेंटर में इसका यहाँ पे माउथ प्रेजेंट है। और बच्चों यहाँ आपको ध्यान देना है कि इसके जो ऊपर वाले लिप्स हैं वहाँ पे ये आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों, इन्हें हम पेपिले कहते हैं। तो ये पेपिले हो गए, यहाँ पर भी ये दोनों पेपिले हो गए, और ये जो छोटा ब्लू कलर का बनाया इधर मैंने, ये भी एक पेपिला है, और ये भी एक पेपिला है। हाँ, पेपिला और पेपिले में ये फ़र्क है कि पेपिले प्लूरल होता है और पेपिला सिंगुलर है। बच्चों ये जितने भी पेपिले मैंने आपको इसके लिप्स पे बना के बताए हैं, ये सारे पेपिले जो हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं जस्ट आपको बताना चाहता था कि हम कहाँ से देख रहे हैं। तो पहला पॉइंट आपको ये है बच्चों कि जो पेपिले हैं जो कि इसके लिप्स पर प्रेजेंट है, ये सभी टच रिसेप्टर्स होते हैं। क्योंकि ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल में, इंटेस्टाइन में रहता है, तो ऑब्वियसली टच को तो इसके आसपास सराउंडिंग ऑब्जेक्ट कैसा है, ये किस जगह पर है, वो इसको कैसे पता लगेगा। तो ये इसके लिए यहाँ पर सेंसरी रिसेप्टर्स हैं जिनको टच रिसेप्टर्स कहते हैं। बच्चों आपको मैं बता देता हूँ कि जो टच रिसेप्टर्स होते हैं उनको हम टेंगो रिसेप्टर्स भी कहते हैं, और इसके अलावा हम उन्हें थिग्मो रिसेप्टर्स भी कहते हैं। और थिग्मो रिसेप्टर्स के अलावा भी हम उन्हें एक और नाम देते हैं, और वो है टेक्टो रिसेप्टर्स। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं, टेक्टो रिसेप्टर्स या टेंगो रिसेप्टर्स या थिग्मो रिसेप्टर्स, अगर कहीं पर भी बायोलॉजी में आपके ये 3 वर्ड्स आएँ तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। इनका मतलब होता है कि ये टच से रिलेटेड रिसेप्टर्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम किसी चीज़ को फील हमारी स्किन से करते हैं, हमारी फिंगर्स से करते हैं। तो फिंगर्स में हमें वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हमारे भी वहाँ टेंगो रिसेप्टर्स या टच रिसेप्टर्स इस तरह से प्रेजेंट है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर मैंने ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर और बनाया। तो ये ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर है, ये इन्हें हम एम्फिड्स कहते हैं। और ये जो एम्फिड्स हैं ये बेसिकली अलग हैं, ये कीमो रिसेप्टर्स है, क्योंकि ये लिप्स हैं यहाँ पर और यहाँ से खाना भी खाएगा। तो फूड की क्वालिटी का भी पता चलना ही चाहिए कि वो जो खा रहा है वो क्या खा रहा है। तो ये वहाँ पर
कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, जो इसको टेस्ट का पता लगाएगा, उससे इसका पता चलेगा। और टेस्ट बेसिकली एक तरह का केमिकल है, तो टेस्ट का पता लगाने के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं हम उनको कीमो रिसेप्टर्स की कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हैं। और बच्चों ये इसके कुछ रिसेप्टर्स मैंने आपको बताया, एक तो पेपिले इसके मुंह के वहाँ होते हैं लिप्स पे, और एक इसमें ये एम्फिड्स होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम इसकी बॉडी वॉल के बारे में बात करेंगे। ये देखिए आप, हमारे पास यहाँ एक एनिमल बना रखा है हमने, पहले इधर इसको देख लेते हैं। ये इसकी बाहर की तरफ बॉडी वॉल हो जाएगी, देखिए आप, बॉडी वॉल है ये। यहाँ पर ये इसका माउथ प्रेजेंट है, और अंदर ये इसकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, और पीछे, क्योंकि ये फीमेल का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, तो पीछे हम इस ओपनिंग को एनस कह सकते हैं। और आप ध्यान से देखिए बच्चों, इस बॉडी वॉल है ना, ये बॉडी वॉल हो गई और ये एलिमेंट्री कैनाल हो गई। इसके बीच में आपको यहाँ पर ये एक गैप दिखाई दे रहा है, इस गैप को हम सूडोसिलोम कहेंगे, इस गैप को हम सूडोसिलोम कहेंगे। और इसमें एक फ्लूइड भी भरा हुआ है, तो उस फ्लूइड को हम सूडोसिलोमिक फ्लूइड कहते हैं, इसको हम सूडोसिलोमिक फ्लूइड कहते हैं। ये इसको सूडोसिलोम क्यों कहते हैं, फॉल्स सिलोम क्यों कहते हैं, ये पार्ट हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम इन सब चीज़ों के बारे में वापस डिस्कस नहीं करेंगे बच्चों, और ये आप इसको देख सकते हैं। तो अब ये जो हमारे पास डायग्राम ए है और ये हमारे पास एक डायग्राम बी है, तो जो बी है ये इसका यहाँ से क्रॉस सेक्शन काटा है हमने, कि अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन काटते हैं तो हमें ये कैसा दिखाई देगा। देखो बच्चों, ये राउंडेड अपीयरेंस है इसकी, और ये जो सबसे बाहर की तरफ है ये इसकी बॉडी वॉल हो जाएगी। और इस बॉडी वॉल में आप देखें सबसे बाहर तो क्यूटिकल है, बिल्कुल यहाँ पर भी ये क्यूटिकल थिक होती है, ध्यान रखना है आपको, देयर इज़ ए थिक क्यूटिकल। और ये जो थिक क्यूटिकल होती है ये प्रोटेक्टिव नेचर की है। और एस्केरिस में तो इस क्यूटिकल में एंटी एंजाइम्स भी होते हैं, क्योंकि देखो बच्चों ये रहता कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पॉसिबल है कि वहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो कहीं इस एस्केरिस को ही डाइजेस्ट नहीं कर दे, तो नहीं कर पाता है, क्योंकि इसकी जो क्यूटिकल है उसमें कुछ एंटी एंजाइम्स पाए जाते हैं जो हमारे उन एंजाइम्स को अपोज करते हैं, उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और वो एंजाइम्स यहाँ पे अपना एक्शन नहीं दिखा पाते। तो एक तरह से ये जो थिक क्यूटिकल है और इसमें जो एंटी एंजाइम्स प्रेजेंट है, ये हम कह सकते हैं कि अगेन पैरासिटिक अडप्टेशन है, पैरासिटिक अडप्टेशन है। इस क्यूटिकल के ठीक नीचे की तरफ दूसरी लेयर आ जाएगी, और इस दूसरी लेयर को हम एपिडर्मिस या हम इसको हाइपोडर्मिस भी कहते हैं, हाइपोडर्मिस भी कहा जाता है। और बच्चों अगेन ये प्लेटीहेलमिन्थिस की तरह ही सिंसाइशियल है, तो आपको समझ में आ गया होगा सिंसाइशियल का क्या मतलब है, कंटिन्यूअस लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म, कंटिन्यूअस एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये चीज़ बच्चों दोनों में कॉमन हो गई, प्लेटीहेलमिन्थिस में और निमेटोडा में ये सिंसाइशियल एपिडर्मिस जो है वो कॉमन है। और उसके बाद अंदर ये जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे रेड कलर का जो एरिया है ये इसमें लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स हैं, और आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ इसमें लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स ही हैं, इसमें सर्कुलर मसल्स या ऑब्लिक मसल्स प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद ये यहाँ पे इसकी पूरी ये जो पूरा एरिया है ये पूरा इसका सूडोसिलोम हो जाएगा, जैसा कि हमने बात करी, ये सूडोसिलोम है। और सूडोसिलोम के बाद ये सेंटर में इस तरह से यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल है, इसकी एलिमेंट्री कैनाल है। तो बच्चों अब यहाँ मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इसमें जो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है वो हमारे सामने बिल्कुल क्लियर है यहाँ, कि बॉडी वॉल हो गई, बॉडी वॉल होलो है, ध्यान से समझना आप, क्योंकि बॉडी वॉल के ठीक अंदर की तरफ ये आपकी सूडोसिलोम प्रेजेंट है, करेक्ट। तो बॉडी वॉल के अंदर का पूरा हिस्सा जो है वो होलो है, तो एक ट्यूब बन गई,
और इस ट्यूब के अंदर ये देखिए आपकी वापस एलिमेंट्री कैनाल है जो कि उस बाहर वाली ट्यूब के अंदर है। तो इस तरह का जो प्लान होता है उसको हम ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान कहते हैं। कैसे कि जैसे हमारे पास बॉल पेन होते हैं, तो बॉल पेन में आप देखिए कि बॉल पेन जो है, जो एक नॉर्मल पेन है, वो पेन खुद एक ट्यूब है क्योंकि वो अंदर से होलो है, और उस पेन के अंदर हम एक रिफिल डालते हैं, तो रिफिल में इंक भरी हुई है, वो रिफिल भी अंदर से होलो है। तो हम कह सकते हैं कि पेन के अंदर जिस तरह से वो रिफिल होती है, उसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर सुडोसिलोम है, और सुडोसिलोम के अंदर फिर एक एलिमेंट्री कैनाल है। तो इस तरह के बॉडी प्लान को हम ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान कहते हैं, जो यहाँ पर क्लियरली आपको विजिबल दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपके पास एक बाहर वाली ट्यूब ये हो गई बॉडी वॉल, बॉडी इटसेल्फ, उसके अंदर सिलोम है, और फिर ये अंदर जो आपको एलिमेंट्री कैनाल दिखाई दे रही है ये आपकी दूसरी ट्यूब हो गई क्योंकि ये भी तो होलो है, तो ये भी एक प्रकार की ट्यूब हो गई। और इस तरह के बॉडी प्लान को हम ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान कहेंगे। इसके बाद जो अगला फाइलम आएगा एनिलिडा, उनमें भी ऐसा है, बॉडी सिलेंड्रिकल होती है और अंदर उनमें सिलोम है, उनमें सुडोसिलोम नहीं है, उनमें सिलोम है, और उस सिलोम में फिर एलिमेंट्री कैनाल आ जाएगी, वो भी होलो है। तो इस तरह से देखा जाए तो उनका जो बॉडी प्लान है वो भी ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। और बिल्कुल क्लियर है बच्चों, जब से सिलोम या सुडोसिलोम आएगी, आगे के जितने भी फाइला है उनमें अब ह्यूमन का बॉडी प्लान कैसा माना जाएगा। तो आपको बोलोगे कि सर ह्यूमन की जो बॉडी है वो तो ट्यूब जैसी दिखाई नहीं देती है, उसमें तो हाथ पांव निकले हुए हैं सब, उसको छोड़ो, उन हाथ पांव से हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारी जो बॉडी है उसके अंदर एक सिलोम है, और उस सिलोम के अंदर वापस एलिमेंट्री कैनाल है जो वापस होलो है। तो इसका मतलब इवन कोर्डेटा का जो बॉडी प्लान है फंडामेंटली वो भी ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान ही है। तो आगे के अब हमारे जितने भी फाइला होंगे उन सब का बॉडी प्लान ट्यूब विद इन ट्यूब होगा। हाँ, परफेक्टली विजिबल जो होगा, परफेक्टली एविडेंट जो होगा वो आपको ये दिखाई देगा एनिलिडा में, और इनमें निमेटोडा में ये बहुत अच्छे से आपको दिखाई देता है क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो वर्म लाइक होती है, और बॉडी बाहर से देखने में ट्यूब जैसी दिखाई देती है, और अंदर वापस ट्यूब आपको एक और एलिमेंट्री कैनाल बन जाएगी। तो यहाँ आपको परफेक्टली ये दिखाई देता है। पर हाँ, ध्यान रखना है आपको कि अब आगे के जितने भी फाइल हैं वो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। कुल मिला के 3 तरह के बॉडी प्लान हो गए। सबसे पहला फाइल है पोरीफेरा, उसमें सेल एग्रीगेशन टाइप का बॉडी प्लान हो जाएगा। फिर सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा और प्लेटीहेलमिन्थेस में ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान हो जाएगा क्योंकि उनमें कोई कैविटी नहीं है। और एस्केहेलमिन्थेस से आगे के अब जितने भी फाइला होंगे उनमें सभी में ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान प्रेजेंट होगा। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं अब हम इनके बॉडी वॉल के बारे में और ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान के बारे में हमने समझ लिया। मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। क्या 2 रिक्वायरमेंट है इस ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान की? 2 रिक्वायरमेंट ये है कि एक तो बॉडी में सिलोम या फिर सुडोसिलोम होनी चाहिए, और दूसरी उस सिलोम और सुडोसिलोम के अंदर एक एलिमेंट्री कैनाल हो जानी चाहिए। ये 2 रिक्वायरमेंट हो जाएगी और इस तरह से इनमें ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, एक एक करके इनके सारे सिस्टम्स लेते हैं हम। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें ध्यान रखना है बच्चों कि दे हैव गॉट ए कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, व्हाट यू मीन बाय कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ये होता है कि इनमें दोनों ही चीज़ें प्रेजेंट है, माउथ एंड एनस बोथ आर प्रेजेंट। तो इस तरह से इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना लेता हूँ, अभी हमने वैसे बनाए हैं। ये देखो, ये यहाँ पे माउथ हो जाएगा और पीछे ये एनस हो जाएगी, और ये इनमें अंदर की तरफ यहाँ, सॉरी थोड़ा जल्दबाजी में ये डायग्राम उतने स्मूथली नहीं बनते हैं। ये देखो, ये एलिमेंट्री कैनाल हो गई। एक यहाँ से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, कई बार आ चुका है, ध्यान रखना है इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये वाला जो इनका हिस्सा है बच्चों, ये इनकी फेरिंग्स है। ये आगे वाला जो हिस्सा है वो इनकी फेरिंग्स है, फिर पीछे तो इनकी पूरी इंटेस्टाइन हो जाती है,
एंड वाला जो पार्ट है उसको हम रेक्टम कहते हैं और बाहर पीछे की ओर खुल जाएगा वो एनस। नाउ क्वेश्चन ये है जो एग्जाम में पूछा जाता है वो आपको ध्यान रखना है कि इनकी जो फेरिंग्स है वो मस्क्यूलर होती है। दे हैव गॉट ए मस्क्यूलर फेरिंग्स। और ये मस्कुलर फेरिंग्स क्या काम आती है, तो आपको ध्यान रखना है कि एक पंप की तरह काम करती है। और रहता कहाँ है बच्चों, ये एस्केरिस या जो दूसरे पैरासाइट्स हैं होस्ट की बॉडी में है, तो पर्टिकुलरली एस्केरिस पर ही हम रिप्रेजेंटेटिव इसको लेकर चलते हैं। तो क्योंकि ये इंटेस्टाइन में रहता है जहाँ ऑलरेडी जो हमारा फूड है वो सेमी डाइजेस्टेड फॉर्म में होता है और लिक्विड की फॉर्म में वो फूड है, तो ये अपने इस फेरिंग्स को एक पंप की तरह यूज़ करता है। उसमें कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और जो फूड है वो अंदर की तरफ सक कर लिया जाता है बाय द रिदमिक पंपिंग एक्शन ऑफ फेरिंग्स। और उस पंपिंग एक्शन के लिए इसका फेरिंग्स में कुछ मसल्स होना ज़रूरी है, तो ये इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है फेरिंग्स कैसी होती है या मस्कुलर फेरिंग्स। तो ये निमेटोडा में है और क्या काम आ रही है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आपको ध्यान रखना है कि फूड इज़ sucked in by rhythmic pumping action of pharynx। बस दैट्स इट। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि एक तो इनका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट है, फेरिंग्स इनकी मस्क्यूलर होती है। और एक पॉइंट और आपको यहाँ ध्यान रखना है जो कि हमेशा हर बार बात करते हैं कि डाइजेशन कहाँ होगा, तो डाइजेशन अब आगे से मैं बता ही चुका हूँ आपको कि द डाइजेशन इज़ ऑलवेज एक्स्ट्रा सेलुलर। रिविजन दे दूँ, पोरीफेरा में कोएनोसाइट्स में इंट्रा सेलुलर डाइजेशन है, पोरीफेरा में सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में जो डाइजेशन होगा वो पार्टली इंट्रा सेलुलर और पार्टली एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। उसके बाद हमारा प्लेटीहेलमिन्थीज आ गए। प्लेटीहेलमिन्थीज में बच्चों इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, उनमें ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, माउथ प्रेजेंट है, एनस एब्सेंट है, डाइजेशन उनमें एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। आई रिपीट, उनमें डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। और जब हम प्लेटीहेलमिन्थीज की बात करते हैं तो उसमें एक ग्रुप और आएगा हमारे पास सिस्टोडा, जिसमें टैप वर्म्स होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है टैप वर्म्स में न तो माउथ होता है न उनमें एलिमेंट्री कैनाल होती है, वो डाइजेस्टिव जो फूड है वो अपनी बॉडी सरफेस से डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं और उसको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो उनमें तो डाइजेशन है ही नहीं। सिस्टोडा के जो मेंबर्स हैं जो टैप वर्म्स हैं, और जो टर्बेलेरिया और ट्रिमेटोडा के जो मेंबर्स हैं जिनमें लिवर फ्लूक्स आते हैं और जिनमें प्लेनेरिया आता है, तो उनमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेशन उनमें एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। और इधर आ जाए हमारे पास निमेटोडा में, तो इनमें एक्स्ट्रा सेलुलर है। और की अब आपके पास ये है, आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि प्लेटीहेलमिन्थीज के बाद के जितने भी फाइला हैं उन सभी में डाइजेशन जो होगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। आगे बढ़ते हैं, डाइजेशन के बाद इनमें रेस्पिरेशन की बात करते हैं, तो बच्चों इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है। कुछ रेस्पिरेशन के लिए कुछ भी नहीं है, रेस्पिरेशन अभी भी इनमें जनरल बॉडी सरफेस से ही होगा, कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर आया नहीं है, जनरल बॉडी सरफेस से ही होगा। और जो पैरासाइट्स होंगे उनमें मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो पैरासाइट्स होंगे उनमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, उनमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, और अदरवाइज रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है। बच्चों अब हम बात करते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी इनमें एब्सेंट है। पहली बार जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम आएगा वो एनिलिडा से आएगा, उससे पहले किसी में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम नहीं है, तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट है। और हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि इनमें जो सूडोसिलोमिक फ्लूइड होगा, सूडोसिलोमिक फ्लूइड जो होगा वही फ्लूइड सर्व एज मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टेशन। जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होगा वो सूडोसिलोमिक फ्लूइड से हो जाएगा। सूडोसिलोमिक फ्लूइड एक बार रिवीजन दे दूं मैं आपको, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में जो सराउंडिंग वाटर होगा वही ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। प्लेटीहेलमिन्थीज में जो टिश्यू फ्लूइड है मिजेनकाइमा में, पेरेनकाइमा में, वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। और यहाँ क्योंकि इनमें सूडोसिलोम प्रेजेंट है और उसमें एक फ्लूइड है सूडोसिलोमिक फ्लूइड, तो यही फ्लूइड ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। और अदरवाइज इनमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बाद हम बात करते हैं इनमें
एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीटरी सिस्टम तो बच्चों थोड़ा सा यूनिक है इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम। हम एक पेज की रिक्वायरमेंट होगी, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये देखिए कि जैसे ये हमारे पास कोई एस्केरिस है, थोड़ा मोटा बना देता हूँ इस बार मैं। और फिर आप जानते हो कि यहाँ इसकी है एलिमेंट्री कैनाल हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब इनमें क्या है बच्चों कि ये जो यहाँ पे इनका, यहाँ नहीं बनाता हूँ मैं, थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, ये इनका सूडोसिलोम है और इस सूडोसिलोम में सूडोसिलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट है। देखिए बच्चों ध्यान देना कि इनमें यहाँ पर एक इस तरह की एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है, इस तरह की एक, हाँ सॉरी सही नहीं बना, इसको थोड़ा ध्यान दें आप, मैं बता देता हूँ। इस तरह की एक एक्सक्रीटरी ट्यूब है जिसका शेप एच जैसा होता है। ये इस तरह की ये पीछे तक जाएगी, दो ट्यूब्स हैं ये पैरेलल, एक ऐसे पीछे गई है ये, और ये दूसरी हमारे पास एक और है, ये थोड़ी और लंबी बना सकते हैं लेकिन चलो मैं अभी ज़्यादा लंबी नहीं बना रहा हूँ। तो आपने देखा, और ये जो बीच वाला पोर्शन है मैं इसको हटा देता हूँ, हमें अभी इसकी रिक्वायरमेंट, ये तो दिखेगा ही नहीं हमें। ओके, तो ये देखिए आप कि ये एक एच के शेप की एक्सक्रीटरी ट्यूब है, एक्सक्रीटरी ट्यूब है, और एक बड़ी जाइंट सेल है उससे बनी हुई है, और उस जाइंट सेल को हम रेनेट सेल कहते हैं। शेप कैसा है, एच जैसा शेप है। ठीक है बच्चों ध्यान से सुनो, ये जो हमारा यहाँ पे सूडोसिलोमिक फ्लूइड है, सारा नाइट्रोजिनस वेस्ट इसी में होगा। तो यहाँ से ये नाइट्रोजिनस वेस्ट इधर कलेक्ट कर लिया जाएगा, इस ट्यूब में चला जाएगा, और फिर ये आगे बढ़ेगा इधर, इस तरह से ये आगे बढ़ेगा, और आगे भी जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है उसको इस तरह से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और फिर वो सब यहाँ आएगा। यहाँ से एक ट्यूब निकलेगी इनमें, यहाँ से एक ट्यूब निकलेगी जो बॉडी के बाहर जाके खुल जाएगी, और बाहर जहाँ इसकी ओपनिंग होगी उस ओपनिंग को हम पहले भी मैं बता चुका हूँ कि उसको हम एक्सक्रीटरी पोर कहते हैं। तो जब हमने एस्केरिस का डायग्राम बनाया था, ये देखो बच्चों, एक बार पीछे जाएं हम, और इस डायग्राम में देखो आप कि हमने यहाँ ये एक एक्सक्रीटरी पोर बना रखा है, मेल और फीमेल दोनों में बना रखा है। तो ये एक्सक्रीटरी पोर बेसिकली यही वाला एक्सक्रीटरी पोर है। तो बड़ा सिंपल सा इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम है। एक एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है जो एक सेल से बनी हुई है, एच शेप सेल है, और उस सेल का हमने क्या नाम दिया, रेनेट सेल हम उसे कहते हैं। तो आपको आया समझ में? मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि दो पैरेलल ट्यूब्स हैं, ये ग्रीन कलर की, ये देखिए आप, दो इस तरह से पैरेलल ट्यूब है, एक ट्यूब ये है, एक ट्यूब ये है। कहाँ है ये, लोकेशन कहाँ है इनकी, कि ये सूडोसिलोमिक फ्लूइड में प्रेजेंट है। ये दोनों ट्यूब्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी हैं, और जो सूडोसिलोमिक फ्लूइड में जितना भी नाइट्रोजिनस वेस्ट है उसको ये एब्जॉर्ब करती है, और फिर यहाँ से इनके पास ये एक डक्ट है, तो इस डक्ट से ये उसको बाहर फेंक देती है, और जहाँ से ये नाइट्रोजिनस वेस्ट बाहर रिलीज होगा उस पॉइंट को, उस ओपनिंग को हम एक्सक्रीटरी पोर कहते हैं। तो इस तरह से ये इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम है। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये कि रेनेट सेल का बनता है कि रेनेट सेल किस में होती है, तो आप बता देंगे कि ये निमेटोडा में होती है, एस्केलमेंथिस में होती है। और इससे पहले जो हमने प्लेटीहेलमिन्थिस फाइलम पढ़ा था, प्लेटीहेलमिन्थिस फाइलम में एक्सक्रीशन के लिए आपको याद रखना है वहाँ पर फ्लेम सेल्स थी, सोलेनोसाइट्स थी, या हमने उनको प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहा था। हाँ बच्चों, एक इम्पोर्टेंट बात, एक मेरे को याद आया फ्लेम सेल का, तो आपको मुझे एक माइनर करेक्शन करवाना है। आपको याद होगा कि मैंने इस तरह से वहाँ पर एक फ्लेम सेल का डायग्राम बनाया था। यहाँ पे हमने न्यूक्लियस लिया है प्लेटीहेलमिन्थिस में, आपको पता होगा, और फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये इस तरह से आगे एक डक्ट बन जाती है, और यहाँ मैंने आपको कुछ फ्लैजिला बताए थे,
सोलेनोसाइट्स में, फ्लेम सेल में। तो करेक्शन बच्चों ये है कि आपको करेक्ट करना है वहाँ पर थोड़ा सा, ये फ्लैजिला नहीं है बच्चों, ये सीलिया का टफ्ट है। तो थोड़े से लॉन्ग सीलिया होते हैं और इसलिए उस समय मिस्टेकनली हमने उसको फ्लैजिला बोल दिया। आपको ध्यान रखना है कि जो फ्लेम सेल्स के अंदर यहाँ पर ये मूवमेंट होता है, इन्हीं के मूवमेंट से हमको इस सेल की जो अपीयरेंस है वो फ्लेम जैसी दिखाई देती है। और करेक्शन आपको ये करना है कि वहाँ पर जो मैंने फ्लैजिला बोल दिया था उसको आप करेक्ट करके सीलिया कर दें। ये सीलियरी ट्रफ्ट है, इट इज़ ए बंच ऑफ सीलिया। तो इस तरह से ये प्लेटीहेलमिन्थीज में सोलेनोसाइट्स होते हैं। और क्या नाम से जानते हैं हम सोलेनोसाइट्स को? हम इन्हें फ्लेम सेल्स या फिर हम इन्हें प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहते हैं। और मैं आपको रिवीजन दे दूं, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में जो एक्सक्रीशन होगा उसके लिए कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है, उनमें एक्सक्रीशन जनरल बॉडी सरफेस से ही होता है। और स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सेल्स जो हैं वो पहली बार प्लेटीहेलमिन्थीज से आएगी, वहाँ पे हमने उनको सोलेनोसाइट्स कहा। यहाँ ये अलग तरह की सेल है, इसे हम सिंपली या तो एक्सक्रीटरी ट्यूब बोल दें, और जिस एक जाइंट सेल से बनी हुई है उस जाइंट सेल को हम रेनेट सेल कहते हैं। तो ये इनमें रेस्पिरेशन हो गया। फिर हमें एक पेज की रिक्वायरमेंट है, अब हम बात करते हैं इनके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में। नहीं, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हमने देख लिया है कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है, और ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है वो सब तो डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हो गया। एंड लेट्स टॉक अबाउट लोकोमोशन। तो लोकोमोशन तो इनमें होता ही है, और क्यों होगा? क्योंकि दे हैव गॉट, हमने देखा कि उनके पास लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स होते हैं, और उन लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स की हेल्प से ये लोकोमोशन करते हैं। और कोई खास नहीं है, इनमें ध्यान रखना है सर्कुलर मसल्स वगैरह नहीं होते हैं, ऑब्लिक मसल्स भी नहीं है, सिर्फ लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स हैं। इसके बाद हम इनके स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं। तो इनका जो स्केलेटल सिस्टम है वो इनमें बिल्कुल ही एब्सेंट है, ऑल टुगेदर एब्सेंट है। और जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया, फिर भी स्केलेटल सिस्टम के एब्सेंट होते हुए भी जो इनका वो सूडोसिलोमिक फ्लूइड है, सूडोसिलोमिक फ्लूइड जो है वही स्केलेटन का काम करेगा, उसमें उससे बॉडी को थोड़ा टर्जिडिटी या रिजिडिटी मिल जाएगी। और बताओ बच्चों, अगर बॉडी में कोई फ्लूइड है, कोई लिक्विड है और वो स्केलेटन का काम कर रहा है, तो ऐसे स्केलेटन को क्या कहते हैं? हम उसको हाइड्रोस्टेटिक या हाइड्रोस्केलेटन कहते हैं। तो दे हैव गॉट ए हाइड्रोस्केलेटन। लेकिन एग्जाम में जब तक हाइड्रोस्केलेटन स्पेसिफिकली नहीं पूछा जाए, आपको ध्यान रखना है कि इनमें स्केलेटल सिस्टम एब्सेंट होता है। और अब आ जाते हैं हम इनके सेंसरी स्ट्रक्चर के बारे में। सेंसरी स्ट्रक्चर तो बच्चों मैंने आपको वैसे बता ही दिया है कि एक तो इनमें पेपिले होते हैं जो टच सेंसरी हैं, टच रिसेप्टर्स होते हैं वो। फिर आगे मुंह के वहीं पर मैंने आपको इसमें एम्फिड्स भी बताए थे। एम्फिड्स कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। कहाँ थे ये? लिप्स के वहीं पर, यानी कि एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी। और एक बच्चों इसमें वैसे पूछा नहीं जा सकता है, लेकिन कभी कभार अगर पूछ भी ले तो ध्यान रखें, इनमें कुछ फेजमिड्स भी होते हैं। ये फेजमिड्स भी कीमो रिसेप्टर्स हैं, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। लेकिन ये जो फेजमिड्स हैं ये एनस के पास में होते हैं, नियर द एनस, यानी कि ये पोस्टीरियर एंड पर होंगे। और जो एम्फिड्स हैं वो लिप्स पर थे, यानी बॉडी का एंटीरियर एंड पर। पेपिले दोनों जगह होते हैं, टच सेंसरी होते हैं, ये माउथ के वहाँ पर भी होते हैं और पीछे वाले पार्ट पर भी होते हैं। तो इनमें ये इस तरह से कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम। एंड नाउ लेट्स, सेंसरी सिस्टम के बाद हमारा जो लास्ट बचता है नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सिंपल है, नर्वस सिस्टम से कोई खास क्वेश्चन आने की कभी संभावना नहीं बनती है, क्योंकि कोई पिक्यूलर चीज़ इनमें है नहीं। नर्वस सिस्टम में आगे की तरफ एक नर्व रिंग हो जाएगी, और इस नर्व रिंग से निकलती हुई कई सारी बॉडी में पीछे की तरफ 3 पेयर्स होते हैं मेन। तो ये लॉन्जिट्यूडिनल,
नर्व्स हो जाएगी। आपको सिर्फ नर्व रिंग पर ध्यान देना है, बाकी ये लॉन्जिट्यूडिनल नर्व्स इज ओके। और नर्वस सिस्टम के बाद अब हम बात करते हैं इनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसके जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी यूनिसेक्सुअल हैं। और यूनिसेक्सुअल के लिए हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं, डायोशियस, है ना। वो जो अब तक हमारे पास एनिमल थे वो सारे हर्मेफ्रोडाइट थे। हर्मेफ्रोडाइट को हम बाइसेक्सुअल या मोनोएशियस कहते हैं। ये यूनिसेक्सुअल है, डायोशियस है, यानी कि इनमें मेल एंड फीमेल जो होंगे वो सेपरेट होंगे, सेक्सेस जो होंगे वो सेपरेट होंगे। प्लस आपको ध्यान रखना है, पहले भी बता चुका हूँ, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट, यानी कि मेल एंड फीमेल आर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ओके बच्चों, इसके अलावा आपको इनमें, क्योंकि मेल और फीमेल अलग हैं और ये कॉपुलेशन करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, और जो पेनियल सीटें होते हैं उनकी हेल्प से स्पर्म्स मेल की बॉडी से निकल के फीमेल की बॉडी में जाएंगे और वहीं फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। तो ये बात प्लेटीहेल्मिन्थेस पर भी एप्लीकेबल है। और जो डेवलपमेंट है वो अब इनमें दो तरह के मेंबर हैं, वो डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट भी हो सकता है। यानी कि लार्वल स्टेज प्रेजेंट हो भी सकती है या लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं भी हो सकती है। तो अगर डेवलपमेंट डायरेक्ट है यानी कि नो लार्वा, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें लार्वा प्रेजेंट है तो उनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो जाएगा, उसे वहाँ हम कहेंगे कि लार्वा प्रेजेंट। और आपसे इनमें पूछा जाता है कि कौन सा लार्वा है, लार्वा है तो लार्वा का नाम होना चाहिए। तो बच्चों मोस्टली इनमें जो लार्वा होता है वो रेब्डिटिफॉर्म लार्वा होता है, ये लार्वा का नाम हो जाएगा रेब्डिटिफॉर्म लार्वा। लार्वा के नाम आपको सभी के याद रखने हैं और हर बार आप जब हैं रिवीजन जरूर करते हुए चलें। तो बच्चों इस तरह से ये हमारा जो एस्केलमेंथीज है इसके जनरल कैरेक्टर्स हो गए। अब इनमें क्लासिफिकेशन तो हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा क्लासिफिकेशन है नहीं। इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो उनको हमको डिस्कस करना पड़ेगा और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि ये कई सारे पैरासाइट्स होते हैं ह्यूमन में, कई तरह की इनसे डिजीज़ेज होती है, और सिंस इनसे हमें डिजीज़ेज होती है तो हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा आगे आने वाले टाइम में कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे आने वाले टाइम में, तो उनमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से और बड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो अब हमारा एक अगला जो लेक्चर होगा वो पूरा उसी पर डेडिकेटेड रहेगा, उसी बारे में बात करेंगे हम, इनके एग्जांपल्स और उनसे होने वाली डिजीज़ के बारे में। आज हम बच्चों यहीं ख़त्म करते हैं इसको। थैंक यू वेरी मच।